आईसिप के प्लेटफॉर्म से मैं स्पेसिफिकली क्यों सजेस्ट करती हूँ कि सीएसएस की जर्नी कंपैरेटिवली इजियर बन जाती है उन लोगों के लिए जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो है या बैकग्राउंड नॉलेज जीरो है। क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसका बैकग्राउंड नॉलेज जीरो था। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। और जो डॉक्टर्स होते हैं उनका यूजुअली करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या क्या चल रहा है दुनिया के अंदर उसका कनेक्शन कंपैरेटिवली कम ही होता है। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की मेजर टर्मिनोलॉजीज कि स्टेट क्या है, स्टेट ऑर्गन्स क्या है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है या इलेक्शन का क्या प्रोसेस है, बाय द टाइम आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन मुझे ये भी नहीं पता था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आईएसएफ इसलिए अच्छा है क्योंकि ये फाउंडेशन बिल्ड करता है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड नॉलेज मेरी तरह लो होता है। ठीक है, so I am Dr. Hansa Malik and I got 17th position in CSS 2023 and I've been allocated to Pakistan Administrative Service. All right. So आईसिप का 1 ईयर प्रोग्राम स्पेसिफिकली जो आप अगर सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए टाइमलाइन देखें तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो बेस्ट टाइमलाइन होती है वो ये होता है कि आप मैक्सिमम 1 ईयर दें और आप अपनी पहली अटेम्प्ट के अंदर ये यूं अटेम्प्ट करें कि दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो 1 ईयर फॉर दैट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ। ठीक है, सो 1 ईयर प्लान में होता क्या क्या है क्योंकि एक तो जब आप स्टार्ट से शुरू करते हो आप क्योंकि 6 मंथ्स में नहीं करे, 7 मंथ्स में नहीं करे, आपको हैसल नहीं है, आराम आराम से जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो फाउंडेशन फेज है उस पर काम करना, फिर साथ साथ जो बुक्स नॉलेज इनहेंस करती हैं उस पर काम करना। क्योंकि दिस नॉलेज इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू रिटर्न, क्योंकि जब रिटर्न पास हो जाता है और वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो जो बुक्स और उनका नॉलेज होता है जिन्होंने रीडिंग कभी भी नहीं की होती लाइफ के अंदर कि अगर बाय चांस वो रिटर्न पास कर भी जाए तो जो फाइनल इंटरव्यू फेज होता है दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर फॉर देम टू पास। क्योंकि फाउंडेशन फेज में बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ी कभी लाइफ में, उनका नॉलेज नहीं है, उनकी समरी नहीं है, उनका आइडिया नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो आइडियाज जनरेट नहीं होते। ठीक है, सो बिगिनर्स ने अगर शुरू करना हो जिनको बिल्कुल किसी चीज का कोई नॉलेज ना हो तो 1 ईयर इज अ वेरी सेफ टाइमलाइन जिसमें आपको स्ट्रेस नहीं होता। इसके अंदर आप पहले फाउंडेशन फेज में काम करते हो जिसमें आप अपनी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स सारे करेक्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने भी सारे के सारे टेंसेस, उनकी एक्सरसाइजेस रिटन फॉर्म के अंदर पूरा उसका पतला सा एक रजिस्टर सेपरेट है, शायद आज भी कहीं बुक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, वो आज भी पढ़ा होगा। तो वो आप टेंसेस एक बार बेशक जितनी मर्जी इंग्लिश हो जाए, आई हैड अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश इवन देन आई वेंट थ्रू द टेंसेस। क्योंकि आपने 12 पेपर्स इंग्लिश में देने हैं तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार बेसलाइन को रिवाइज कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन यू रेड ऑल दोज रूल्स वाज बैक इन 8th स्टैंडर्ड और बिफोर दैट, राइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक बार रिवाइज करें। साथ आपको बुक्स की समरीज वगैरह पढ़ाई जाती है फाउंडेशन फेज के अंदर। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो एक एक बुक का रेफरेंस मैंने अपने फाइनल एग्जाम्स में यूज किया है। और वो एक एक रेफरेंस कई कई क्वेश्चन जो है वो ओवरलैप भी करे होते हैं पेपर्स के अंदर, तो वो रेपिटेटिवली हर कहीं यूज हो रहा होता है। फिर सेकेंड फेज में आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते हो और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपके दो सबसे मॉन्स्ट्रस सब्जेक्ट्स इंग्लिश के, और इंग्लिश के लिए एक ही गाइडलाइन होती है कि आपको कोई बस एक बार समझा दे तो उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस को प्रॉपरली एवेल्युएट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विच इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग ऑफ आईसेफ कि वो आपका बहुत टाइमली चेकिंग करेंगे और आपको पास बिठा के खड़ा करके आपको बताएंगे कि ये मिस्टेक्स हैं, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क एट। और आपको कुछ मुश्किल लग रहा हो कि ये मुझसे नहीं हो रहा तो आप रिपीट बार बार उसको रिटर्न प्रैक्टिस करके चेक करा सकते हैं आकर। आपको नोट्स बनाने में इशू आ रहा है, आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहे, आपको स्ट्रेस हो रहा है, ऑल ऑफ अस आर देयर एट ऑल टाइम्स टू हेल्प यू आउट। तो फाउंडेशन फेज के बाद आपका कंपल्सरी का, और कंपल्सरी फेज के बाद जो है आपके ऑप्शनल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये पूरे वाली, और ऑप्शनल्स के बाद फिर आपकी टेस्ट सीरीज है जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के। जितने सब्जेक्ट कवर करना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपकी टेस्ट सीरीज, तो फिर टेस्ट सीरीज भी इस 1 ईयर प्लान में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, और देन यू सिट फॉर योर फाइनल एग्जाम। तो जो चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
फैकल्टी में आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, ठीक है, जो आपको कंपल्सरी के जो जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो तमाम लोग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं. Then Dr. Sharbano, who stood second in CSS 2023, and Hasnat, who stood eighth in CSS 2023. Then I am there. I was 17th in 2023. So all three of us would be there to help you out at every single point. आपको stress हो रहा है, notes बनाने का तरीका नहीं आ रहा, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, एट अ टाइम ढेर सारी चीजें चल रही है, नहीं समझ आ रहा, न्यूज़पेपर कैसे गो थ्रू करना है, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक की डोमेन्स कैसे कवर करनी है. और नंबर्स आर यूजुअली शेयर्ड विद ऑल द स्टूडेंट्स कि उन्होंने जब भी कांटेक्ट करना वो मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, फिर हम आपको वॉइस नोट्स पर भी बता देते हैं. और एकेडमी में भी हम अक्सर ही मौजूद होते हैं, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन हो वो आप डायरेक्ट लेकर आ सकते हो. ठीक है. देन सेकेंड वन इज, ये वही पिक्चर्स हैं जब भी मैं जाके स्टूडेंट्स को डायरेक्टली गाइड कर रही होती हूँ, उनमें से कुछ पिक्चर्स हैं. ठीक है. और ये आपका 2026 का जो कंप्लीट प्लान चलेगा ये वो है जिसके अंदर आपका इंग्लिश, आपको ये नजर आ रहा होगा, इंग्लिश फाउंडेशन एंड आर्ग्यूमेंटेशन फेज है. फाउंडेशन और आर्ग्यूमेंटेशन में आपको मैंने बता दिया क्या क्या चीजें, आगे हम डिटेल में भी देखेंगे और वो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे. ठीक है. उसके बाद हम लोग सिलेबस कवर करते हैं 7 मंथ्स में, विच इज मोर देन एम्पल, क्योंकि जो आपने ये बुक्स के रेफरेंसेस और बुक्स पढ़ ली होंगी ना और इनकी समरीज लिखी होंगी, उनका भी मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी कि कैसे आपने उनको कवर करना है, कि उनका स्ट्रेस नहीं लेना अगर किसी को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है. तो उनकी समरीज जो है आप अपनी, क्योंकि आपके आर्ग्यूमेंट्स तो यही डेवलप हो गए क्योंकि ये बुक्स एज रेफरेंसेस यूज होते हैं आपके हर पेपर के अंदर. ठीक है. और रेफरेंसेस जो होते हैं, रेफरेंसेस सारे के सारे वो वैल्यू एडिशन होते हैं इन योर पेपर्स, तो वो आपके 3 मंथ्स में बिल्ड हो जाएंगे. तो 7 मंथ्स इज मोर देन इनफ टाइम टू कवर योर सिलेबस. फिर उसके बाद एक प्रॉपर रिवीजन फेज होगा जिसमें प्रॉपर टॉपिक्स रिवाइज होंगे, मुश्किल वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको दोबारा देखेंगे. ठीक है. 8 मंथ का वो, और फिर हम लोग जो है 150 टेस्ट, वो भी टॉपिक वाइज. अक्सर जगहों पर एक एक सब्जेक्ट के हार्डली 2 या 3 टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन आईसेट में स्पेसिफिकली देयर आर मल्टीपल टेस्ट. वही एफएससी वाला प्रोसेस जिससे इजी हो जाता है कि आपके टॉपिक वाइज होंगे तो छोटा कंटेंट होगा, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके दोगे तो इम्पैक्ट आपको नजर आएगा, खुद इंप्रूवमेंट नजर आएगी. ठीक है. बाकी ग्रैंड मॉक्स होंगे जो कि आपके फुल लेंथ पेपर्स होते हैं, वो भी आपके फिर टिल फाइनल एग्जाम तक आपके चलते रहेंगे. ठीक है. तो इट बिकम्स वेरी इजी इन दिस मेथड ओनली. अच्छा, सो नेक्स्ट वी हैव कि अभी जब आप आ रहे हो तो आप लोगों के माइंड में बहुत से खदशात होंगे कि और अक्सर शायद ये भी क्वेश्चन हो कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या शायद ये सिर्फ टॉपर्स करते हैं या जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है वो करते हैं. दैट इज नॉट ट्रू. ठीक है. इसके लिए एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी. और इंग्लिश जब बेस लाइन या आपको फाउंडेशन कराई जा रही होगी, आपकी वीक है नहीं वीक, उसको बहुत अच्छे से कर लेना. एक बार जब ये 2 चीजें होंगी ना आपके पास तो यू विल बी गुड टू गो. कोई टॉपर होने की, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत एक्सीलेंट होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड जब आप एक बार एनरोल हो जाओ, आप एक बार पढ़ाई शुरू कर लो, देन बी सिंसियर टू योरसेल्फ. इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो जब आप एक नया एस्पायरेंट आप आ रहे हो तो पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कराते हैं जिसमें मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपका इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी और करंट अफेयर्स. पाकिस्तान अफेयर्स से लोग ये डरे होते हैं कि हमने तो कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा. जो हम न्यूज सुनते हैं वो तो बड़ी जेनेरिक सी, यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज के जो मसले चल रहे होते हैं वही ही हम सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं. राइट. और वो आपको इनफ नहीं लग रहा होता. दैट इज ट्रू. लेकिन ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जिस तरह इसको जरा मैं, अच्छा, सो इसमें क्या इश्यू आ रहा होता है स्टूडेंट्स को कि नॉलेज गैप है या लैंग्वेज गैप है, या आपको कॉन्सेप्ट्स का पता ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स हैं क्या क्या. कई बार आपको वर्ड्स का भी नहीं पता होता. आपको ये भी नहीं पता होगा कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, या आपकी पार्लियामेंट इटसेल्फ कैसे काम कर रही है, या एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन क्या है, लेजिस्लेचर किसको कहते हैं. ठीक है. सो इस किस्म की ये 3-4 चीजें होती हैं जिसपे स्टूडेंट्स
करेक्ट कर रहे होते हैं। लैंग्वेज जो गैप है वो आपके फाउंडेशन फेज के अंदर जब टेंसेस, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, एक एक चीज एक्टिव पैसिव करवाए जाएंगे तो लैंग्वेज गैप वहां से कवर हो जाएगा। फाउंडेशन फेज ही आपका नॉलेज गैप भी कवर कर देती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पढ़ाई जाती है बुक्स, बुक्स की समरीज, वो समरीज के आप नोट्स बना लें, और वो जैसी बुक्स की समरीज आती है तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज करनी है आप लोगों ने अपने पेपर्स के अंदर वो समरीज। आपको एग्जैक्ट वर्ड्स का रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। तो वो नॉलेज गैप आपका फाउंडेशन फेज से क्लियर हो जाएगा। और जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है फाउंडेशन फेज के अंदर, कुछ जो लेक्चर्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी है, ठीक है। जो आपको बेसिस, जो आपकी बेसिस फाउंडेशन जो होती है ना, ये आपका बेसिक नॉलेज जो होता है जो कि सीएसएस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कराने के लिए होंगे। तो इन दिस मैनर जो चीजें आपको ढूंढ के करनी थी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इट विल बिकम इजियर। फिर है कि जैसे ही कोई भी नया स्टूडेंट आता है वो डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड से होता है। कोई मेडिकल से होगा, कोई सोशल साइंसेस से होगा, कोई नेचुरल साइंसेस होगा, कोई कोई भी डिग्री की होगी। योर डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अगर सीएसएस करने आ रहे हो कि जो डिग्री है वो डिसाइड करेगी कि किन लोगों का होगा किन लोगों का नहीं होगा। डिग्री एक ही है, वो है सिर्फ मेहनत और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप 2023 का रिजल्ट देखो तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट ही इज अ लॉ ग्रेजुएट, सेकंड वन इज अ डॉक्टर, द थर्ड वन इज अ डॉक्टर, इसी तरह फिफ्थ वन इज अ लॉ ग्रेजुएट, और आई थिंक सेवेंथ वन इज एन आर्किटेक्ट और एट्थ वन इज एन इंजीनियर। इस तरह यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हर बैकग्राउंड से। कई लोगों ने पीएचडी की नहीं है या कई लोगों ने एमफिल किया हुआ है, ठीक है। तो डिग्री इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ऑलराइट। सो आपका जो इस बार रिजल्ट पे आया उसकी परसेंटेज जो थी वो सिर्फ 3.06% जो है वो कैंडिडेट्स पास करते हैं। सो यू अंडरस्टैंड कि जब 28,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं और 13,000 अपीयर हो रहे हैं तो कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। उस कंपटीशन में इक्वली compete करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपको साथ साथ अटेम्प्ट करने की भी बताया जाए कि कैसे टेक्निक्स सिखाई जाए कि कैसे करना है टू मेक योर पेपर लुक एक्सेप्शनल व्हेन यू हैव स्टडीड सो मच, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस कराई जाए। जितनी बार आप पेपर से पहले डिफरेंट किस्म के मॉक्स देंगे और ढेर सारे मॉक्स देंगे उतना इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और वो 1 ईयर प्लान का पार्ट है कि पहले आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देंगे, फिर आप फुल मॉक्स देंगे, ठीक है। तो आपकी जो क्लैरिटी है वो इसी से आ जाएगी। अच्छा, सो पढ़ाया आप लोगों को इस तरह जाएगा थ्रू आउट, जितने भी लेक्चर्स दिए जाएंगे, जितनी एफपीएससी की रिकमेंडेशन है या जो जो एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर्स ने पेपर चेक कर करके बताया है, ठीक है, और बारहा रेपिटेटिवली एक ही बात बताई है, ठीक है। सिर्फ उन चीजों को जो वो एग्जामिनर डिमांड करता है उसकी बेसिस के ऊपर आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इवन इंग्लिश का भी यही है कि इंग्लिश का मेजर इशू वो क्या बताता है। जब एग्जामिनर रिपोर्ट लिखता है तो वो कहता है कि इशू आ रहा है सीक्वेंस ऑफ टेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये है कि आपने अगर ही यूज किया हुआ है तो आपको ही इज वेरी काइंड एक लाइन है, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये करेक्ट है, ठीक है। कि या आप लिख रहे हो कि ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो वर्क क्या है, वर्ब है, और जो ही है वो आपका सब्जेक्ट है। तो क्योंकि ही सिंगुलर है तो उसके साथ जो आपका आपका वर्ब है वो प्लूरल होगा, यानी कि ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। लेकिन अक्सर बार जब हम चीजें चेक कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स ने क्या गलती की हुई होती है कि ही वर्क एट अ हॉस्पिटल। नाउ दैट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती जो कि वो मेंशन करे कि इस किस्म की गलतियां स्टूडेंट्स ने की, ठीक है। और ग्रामेटिकल एरर्स, रूल्स, जैसे अक्सर लोग जो है वो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का जो कॉम्बिनेशन यूज होता है वो गलत यूज करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज कैसे होता है वो गलत करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये कि कॉपीड मटेरियल है, और कॉपीड मटेरियल भी थर्ड क्लास सोर्सेज से कॉपीड मटेरियल है। अगर आप यहाँ से थर्ड लाइन रीड करें जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है ना, इन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कैंडिडेट्स फॉलो ट्रॉडन पाथ एंड कॉपीड सेंटेंसेस फ्रॉम रीडिंग पैसेज। इवन प्रेसी के जितने भी सेंटेंसेस हैं आप एग्जैक्ट, क्योंकि प्रॉपर प्रोसेस नहीं बताया, प्रैक्टिस नहीं करके आए हुए स्टूडेंट्स,
तो गलती वो क्या बता रहे हैं कि सेम कॉपी किया हुआ है रादर देन यूजिंग देयर ओन लैंग्वेज। या आगे अगर आप ये तो उसने प्रेसियन कंपोजिशन की दी हुई है ना, अगर मैं यहाँ तो अभी मैंने नहीं लगाई हुई, स्लाइड में मैं अगली बार इंशाल्लाह जो एसए की एग्जामिनर रिपोर्ट है वो भी लगाऊंगी, जिसके अंदर वो कहता है कि नॉलेज बेस बहुत वीक है, सब स्टैंडर्ड सोर्सेज से मटेरियल जो है उसका रट्टा लगाया हुआ है। दैट इज वाई दीज बुक्स विच आर टॉट इन फाउंडेशन फेज आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बुक्स आपको हेल्प करती है वो नॉलेज गैप वो। और ये इन बुक्स का रेफरेंसेस जब आप ऐड करेंगे ना, और इनकी अगर रट्टा लगाई हुई भी चीजें लिखेंगे, तो दैट विल बी काउंटेड एज क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स है उनका मटेरियल क्वालिटी कंटेंट काउंट होता है। लेकिन जो आपकी गाइड बुक्स हैं, जो अक्सर एकेडमीज ने बुक्स लिखी हुई है, अगर तमाम बच्चे, क्योंकि मैं ट्रस्ट मी, वो एक बुक आप जिस मर्जी एकेडमी में चले जाए वो हर बच्चे के पास होगी। ठीक है, तो ये बुक्स जो होती हैं ये आपका कंटेंट रिच बनाती हैं, तो ये नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक एक मार्क्स आगे जाके आपको समझ आएगा कि इंपॉर्टेंट बनता जाता है। तो अगर हम सम अप करें कि एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कहती है, वो कहती है कि इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर वो इशू कर रहा है, ग्रामेटिकल एरर्स है, और एनालिटिकल एबिलिटी कम है। एनालिटिकल एबिलिटी आती है प्रैक्टिस से, ग्रामर रूल्स पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस करने से आते हैं। और जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जब आप ये बुक्स रीड करते हो जो डिफरेंट ऑथर से लिखी हुई होती है, या आप डॉन न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करते हो, तो वो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर, आपकी डेली लाइफ का पार्ट बनता जाता है, कॉन्वर्सेशंस में आता जाता है, आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छा, तो फ्लॉलेस इंग्लिश या क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन के लिए, ये मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि सीएसएस ये डिमांड नहीं करता कि कोई बहुत हाई फाई मुश्किल वर्ड वाली, वो शशि तहूर वाली इंग्लिश हो जिसकी कुछ किसी को कोई समझ ना आ रही हो कि वर्ड क्या है। लेकिन वो डिमांड करता है कि क्लियर, सिंपल, विथ करेक्ट ग्रामर और रेलिवेंट कंटेंट लिखा हो जो पूछा है। ठीक है, बस ये सिंपल सी डिमांड्स है। इसके अंदर क्या इशू होता है कि जब आप ढेर सारी एक्स्ट्रा ओपिनियंस को शामिल करने की कोशिश करते हो और इंग्लिश मुश्किल बनाकर पास करने की कोशिश करते हो, तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, सो आप जो है ना, जो एनालिटिकल आपका पार्ट है, या आप अपना नॉलेज गैप कैसे फुलफिल कर सकते हो, या आप इम्प्रेस कैसे कर सकते हो, वो यही है कि आपको जो है ना एक्सपोजर दिया जाए रिफाइंड कंटेंट का। देन अगेन रिफाइंड कंटेंट कम्स फ्रॉम क्वालिटी बुक्स। ठीक हो गया। सो दो क्वालिटी बुक्स तो वो है कि जो आपको जिसके प्रॉपर नोट्स बनाकर आपके पास पड़े होंगे, जिस जो जो आप टॉपिक पढ़ते जाओगे उन बुक्स की समरी आपने वहां ऐड करती जानी है, विल बी गुड टू गो। ठीक है, वो करने के बाद है प्रैक्टिस, जो कि होती है मॉक से। ठीक है, और फिर मॉक से चेक होते हैं, तो हम एक एक स्टूडेंट को स्पेसिफिक साथ गाइड करते हैं कि अच्छा ये चीजें आपने लिखी हैं, ये हमने मार्किंग कर दी है, नाउ लेट्स डिस्कस वेयर वाज द इशू। ठीक है, तो फिर एक एक इशू बैठकर हम डिस्कस करते हैं, ताकि क्लैरिटी आए कि अगर आपने याद कर लिया, नोट्स बना लिए, लिख लिया, फिर भी गलतियां आ रही हैं, तो हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। और अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स तो मैं खुद बताती हूँ, अपने साथ जितने भी लोगों ने पास किया उनमें से अक्सर लोगों से उनके भी मॉक्स ले लिए, ताकि आपको सिर्फ मेरा नहीं, वैरायटी कंटेंट से आपको दिखाया जाए कि किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये किस तरह नोट्स बनाने हैं। ठीक है, वो तमाम चीजें हम साथ साथ वो भी करवाएंगे, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, सोल्यूशन, अब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो तो उसमें ये कि आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ जो आपको प्लान में बताया है, टू बी ऑनेस्ट, कि अगर जो मशवरा है ना, मशवरा अक्सर, मशवरा को कहा जाता है कि वो अमानत होती है। तो अगर मैं किसी को मशवरा दूं कि आप ये वाला प्लान फॉलो करो, कि आप फाउंडेशन में ये चीजें बिल्ड करो, ठीक है, पहले आप ये बेसिक बिल्ड करो। अभी भी अगर मेरे कॉलेज से बहुत से स्टूडेंट्स अगर गाइडलाइन मांग ले, तो उनको मैं पहली चीज यही कहती हूँ कि आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करो पहले। ठीक है, और फिर आप कंपल्सरी, फिर ऑप्शंस और फिर मॉक्स दें। यही एक प्लान है जो कैरी ऑन करना है आपने। ठीक है, तो वो आईसेप आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोवाइड कर रहा है कि जो बुक्स घर बैठ के खुद पढ़ने में मुश्किल आती है, जो कि दिल नहीं करता कभी कभी कि अच्छा चलो बाद में कर लेंगे, वो जो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, वो आपको प्रोवाइड करता है आईसेप।
जिसके अंदर इंग्लिश फाउंडेशन फेज है जिसमें टेंसेस होंगे, फिर रीडिंग फेज है एफपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स, वो भी मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स होंगी जो हम पढ़ेंगे, फिर कंपल्सरी है, फिर ऑप्शनल और फिर एक्सटेंसिव मॉक्स, एंड इवेंचुअली दिस डज रिजल्ट इन सक्सेस। ठीक है। अच्छा, सो फाउंडेशन फेज में क्या है कि हम लोग, जब आप एक बार नॉलेज आ जाता है ये बुक्स पढ़ने से, यू आर कॉन्फिडेंट कि यू डू नो कि अच्छा ये नोट्स है, आपने इस तरह जिस तरह ये नोट्स बना लिए, अगले टॉपिक्स वाइज नोट्स बनाने, बेसिक नॉलेज कवर हो जाता है कि वो जो नॉलेज गैप है आपको लगता है कि पता नहीं थर्ड थर्ड टाइम से लोग दे रहे होंगे पेपर, उनको पता नहीं कितना कोई आता होगा, तब आप एक बार ये बुक्स पढ़ लोगे तो यूड बी गुड इनफ। ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ। और फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो तो क्लासेस ही सेपरेट है कि जिसके अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। और जितनी भी डेफिशिएंसी जो जहां जहां आपको मुश्किल लगेगी वो आप डायरेक्टली आकर हमारे कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। और जब आप वो एक बार डिस्कशन कर लेंगे तो आपको जो जो इश्यूज होंगे वो हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, जो हेल्प आपको चाहिए होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब ये डिटेल ब्रेक डाउन है कि ये प्रोसेस चलेगा कैसे। तो सबसे पहले इंग्लिश फाउंडेशन फेज के 70+ लेक्चर्स हैं। ठीक है। और उसके अंदर टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, एक्टिव पैसिव और नरेशन तो पेपर के अंदर आ जाती हैं प्रेसियन कंपोजिशन में डायरेक्टली। पंक्चुएशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। आर्टिकल्स की गलती मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, जितना यूज दा का गलत होता है उतना किसी चीज का गलत नहीं होता। और जब आप पहला सेंटेंस अपने ऐसे का भी शुरू कर रहे होते हैं, अक्सर सेंटेंसेस दा से शुरू हो रहे होते हैं, एंड यू डू नॉट नो कि यहाँ दा आना है या नहीं आना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आर्टिकल्स भी पढ़ाए जाए स्टार्ट में, कि एक बार स्टैब्लिश हो जाए कि अच्छा यहाँ यहाँ मैंने यूज करना है, यहाँ अवॉइड करना है। तो देन देर इज ट्रांसलेशन, जिसका एक क्वेश्चन आता है प्रेसियन कंपोजिशन में 10 मार्क्स का। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपका पूरा ऐसे होता है, आपका नॉलेज एंड देन सेंटेंस स्ट्रक्चर है, राइट। तो पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स, जिनको ये डिफिकल्टी लगती है कि हम एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते, वो अपने पैराग्राफ्स लिखेंगे, पैराग्राफ्स चेक कराएंगे जिसमें ग्रामर की मिस्टेक्स भी करेक्ट होंगी। ठीक है। तो ये यूं प्रोसेस चलेगा। साथ डेली डॉन के जो ओपिनियंस है उनकी रीडिंग्स, उनकी री राइटिंग, जब वो एक बार वो 1.5 महीना गुजर जाएगा ना, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आसान लगना शुरू हो जाएगा। साथ साथ इन तमाम चीजों की इंस्टेंट चेकिंग होगी, उस पर डिस्कशन होगी प्रॉपरली। ठीक है। फिर फेज फाउंडेशन फेज के अंदर आपका आ जाता है बेसिक जनरल नॉलेज, जिसके अंदर 300 बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, रिलीजन क्या है, या ग्लोबल पॉलिटिकल डायनामिक्स इस टाइम क्या चल रहे हैं, कौन कौन सी मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। ठीक है। ये तो मेजर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में। अगर जो जो पॉलिटिकल साइंस रखी का पेपर 2 में आ जाता है, आपके करंट अफेयर्स में इनका किसी का रोल पूछ लिया जाता है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू इवेंचुअली। तो अगर आप पहले कर लोगे तो यू विल बी एबल टू यूज दिस नॉलेज इन ऑल पेपर। ठीक है। इवन हिस्ट्री तक की एग्जांपल्स जो है, पूरे पूरे पैराग्राफ्स मैंने एसए के पेपर के अंदर यूज किए हैं। बिस्मार्क मुझे बहुत पसंद था यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर, द जर्मन चांसलर। ठीक है, जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया, यूज टू कोट हिम। और उनकी एग्जाम्पल मैं एसए के अंदर बहुत ज्यादा लिखा करती थी कि मुझे लगता था कि वो हर एसए के साथ अटैच हो जाती थी। तो दैट नॉलेज जो आपको इन चीजों से मिलेगा वो आप हर कहीं यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जो है फिर एफपीएससी रिकमेंडेड बुक्स में गवर्निंग द अनगवर्नेबल, ये आपकी 17 बुक्स हैं जो लिखी नहीं है। ठीक है। इसमें मैं आपको एक एक करके बताती जाती हूँ कि ये आपके किस किस पेपर में कैसे कैसे हेल्प करेंगी। ठीक है। और आगे मैं बुक्स, वैसे आगे बुक्स आ रही हैं तब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बुक्स का लाइन अप भी है, लेकिन अगर मैं यहीं पर थोड़ा बहुत बता दूं तो जहां मलिहा लोधी ने पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट लिखी है, तो इसमें वो एजुकेशन से रिलेटेड इस किस्म के जितने मेजर टॉपिक्स हैं ना जो आपके इशू बेस्ड हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान अफेयर्स में भी आते हैं, इवन पॉलिटिकल साइंस में भी आते हैं, करंट अफेयर्स में भी आते हैं, एसए में भी एक प्रॉब्लम बेस्ड एसए आता ही आता है। ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको मलिहा लोधी की बुक में एक्सेलेंट नॉलेज मिलेगा आपको। सिमिलर ये वाली बुक हो गई, पाकिस्तान हार्ड कंट्री हो गया, गवर्निंग द अनगवर्नेबल हो गया। ये 3 बुक्स मोर लेस आपको उस पे कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। और इन 3 बुक से जब आपने पढ़ा हुआ होगा, जब ये टॉपिक्स आएंगे, तो आपका पाकिस्तान अफेयर्स के जहां 4 पोर्शन बनते हैं, एक पोर्शन आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। और एसए के लिए इमेंस नॉलेज, क्योंकि एक टॉपिक यहाँ से आना ही आना है।
ठीक हो गया। वर्ल्ड ऑर्डर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स समझने में हेल्प करता है, जिस जो आपको हेल्प करेगा आपके करंट अफेयर्स में। आपका एसए का एक टॉपिक जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो भी है उस पर आता है, ठीक है, या वर्ल्ड ऑर्डर पर आता है, जो कि हेनरी किसिंगर की ये बुक एक्सेलेंट मैनर में कवर करती है। ठीक हो गया। इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी पे क्वेश्चन 2023 में भी मेरे ख्याल से दो आए हुए थे। और उसके अलावा एसए के अंदर भी एक इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो इकोनॉमी ये आपके तीन मेजर पार्ट्स हैं जो इकोनॉमी कवर कर रही है, ठीक है। उसके अलावा आपकी फॉरेन पॉलिसी पॉलिटिकल साइंस में भी है, इंटरनेशनल रिलेशन आईआर सब्जेक्ट में भी है, उसके अलावा आपकी पाकिस्तान अफेयर्स में भी है और करंट अफेयर्स में भी है, ठीक है। तो चार सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ से क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जो कि आपने बाद में एंड पे डिप्रेस होकर रीड करना है, जहां आपको एक टॉपिक पढ़ा दिए और अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। तो आपके पास तीन बुक्स तब पढ़ने का ऑब्वियसली टाइम नहीं होगा जब आप लास्ट 7 मंथ्स में अपने जाओगे। तो जब आपने ये पहले ही पढ़ा होगा, आप अपने नोट्स निकालेंगे, उसकी समरी में से दो चार पॉइंट्स उसमें ऐड करेंगे और बुक का रेफरेंस और बुक के राइटर का नाम साथ लिख देंगे, तो आपका रेफरेंस भी हो जाएगा, आपका वो क्वालिटी नॉलेज भी एड ऑन हो जाएगा, तो इट विल बिकम वेरी इजी, ठीक है। फिर एसिंग सीएसएस तो है ही 45 बुक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है। वो आप उनको कॉन्सेप्ट्स की समरी अपने वर्ड्स में आपको पढ़ाई जाएंगी, लिखवा दी जाएंगी, तो आपको आपके नोट्स बने हुए होंगे, इट विल बिकम इजी कि आप उनको रेफरेंसेस के तौर पे कोट करें, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ना फाउंडेशन फेज में इंग्लिश की क्लास बेस्ड वर्कशीट्स है। इन वर्कशीट्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा जैसे यहाँ पर ब्लैंक्स हैं, जहां पर आपने ये ब्लैंक्स दी हुई है या इनके दरमियान में ब्लैंक्स दी हुई है, आप लोगों ने ये खुद फिल करनी होंगी, ठीक है। इस किस्म की ढेर सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होंगी। जब आप ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगी तो वो जो इंग्लिश बेसिक इंग्लिश पर कमांड है वो इंप्रूव होगी। ऑलराइट। सो देन इंग्लिश एसे की जो है वो एग्जामिनर रिपोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेसी के साथ ही, ठीक है। तो एफपीएससी की जो रिकमेंडेड बुक्स की रीडिंग है ना, उसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी करेंगे और प्रिजर्व्स ऑफ ज्योग्राफी करेंगे, गवर्निंग द अनगवर्नेबल करेंगे, ट्रैक टू पाकिस्तान से तो पूरा प्री पार्टीशन का पोर्शन होता है, अगर कोई इंडो पाक हिस्ट्री एज एन ऑप्शन रखेगा तो उसका भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और तो लेट्स सी इट राइट नाउ। अच्छा, जो आपकी है ना 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, ये बुक कवर करती है आपकी आपकी ना मेजर जिस चीज को कवर करती है एआई को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एसए का एक थीम है। आप अगर पिछले साल का, उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का पेपर उठा लें तो नाउ दिस थीम हैज बिकम कांस्टेंट, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इमर्जिंग डोमेन इन द वर्ल्ड। तो इसमें एक ऐसे का टॉपिक हर साल आया हुआ होता है, मेरे ख्याल से डेथ ऑफ क्रिएटिविटी वाला आया हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेथ ऑफ क्रिएटिविटी वाला 2024 में आया हुआ था। तो हर ईयर यूल सी कि कोई ना कोई टॉपिक उस पर आया हुआ होता है, ठीक है। या सोशल मीडिया कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इससे कवर हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी आ जाती है आपकी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इस पर जो इसका जो कंटेंट है पाकिस्तान अफेयर में स्टेट अवे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आ जाते हैं, जो कि आपने विद रेफरेंसेस, विद कोटेशंस, विद रेफरेंसेस फ्रॉम द हिस्ट्री और नियर पास्ट, वो या बुक्स के रेफरेंसेस से आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो ये बुक जो है इंटायरिटी में इसको कवर करिए। जब आपको समरी लिखवाई जाएगी और आप उसको वहां कोट करेंगे तो मार्क्स खुद ब खुद बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखिए कि कैसे आपका कंट्रीज के दरमियान रिलेशन है, ग्रेट पावर्स कैसे एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं या कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर, या अभी जितने भी इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर वो लोग आपस में कैसे कोलैबोरेट कर रही हैं, वो जो है आपको फॉरेन पॉलिसी से आपको पता चलता है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास आ जाती है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, जो कि बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर करती है। क्यों? क्योंकि ये इसमें से दो टॉपिक्स, यानी कि एक तो डेमोक्रेसी वाला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड हो गया, उसके अलावा आपके टॉपिक्स हो गए इकोनॉमी से रिलेटेड, ऐसे के अंदर ये तीनों की तीनों डोमेन्स आ जाती है, ठीक है। तीनों की तीनों डोमेन्स के साथ इसके अंदर आपका जो सोशो इकोनॉमिक कोलैप्स है या गवर्नेंस के क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये ऐसे इश्यूज हैं क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो पाकिस्तान अफेयर्स में आना ही आना है, बेशक जो मर्जी कुछ भी कह ले, तो एक क्वेश्चन तो इनमें से आना ही आना है। तो इट प्रोवाइड्स क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि 18th अमेंडमेंट रिलेटेड
जब मैंने सजेशंस लिखी आई थिंक पेपर 2023 वाले के अंदर, तो उसके अंदर मैंने गवर्निंग द अनगवर्नेबल के अंदर रेफरेंस, इस बुक से रेफरेंस दिया और लिखा कि इशरत हुसैन साहब उस बुक के अंदर कहते हैं कि हम लोगों ने प्रोविंशियल 18th अमेंडमेंट में हमने क्या किया। अमेंडमेंट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जाती है, ठीक है। उस अमेंडमेंट में हमने क्या काम किया कि हमारा फेडरल स्ट्रॉन्ग था, हमने प्रोविंसेस को पावर डिस्ट्रीब्यूट की। तो वो उसके अंदर इकोनॉमी का एलिमेंट ऐड करते हुए ये बात लिखते हैं कि हमने पावर्स तो ट्रांसफर कर दी, लेकिन अगर हम टैक्स रेवेन्यू जनरेशन को देखें तो आपके प्रोविंसेस सिर्फ 1% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एज इफ दे आर ऑन स्पेंडिंग स्प्री रादर देन सेविंग और मेकिंग मनी, ठीक है। तो ये वो एग्जैक्ट रेफरेंस था जो मैंने अपने पेपर में इस बुक से कोट किया हुआ था, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, जैसे ढेर सारी एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आते हैं पेपर के अंदर। अच्छा, सो उसके बाद है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। ये आपको बताती है कि ज्योग्राफी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी पर, ग्लोबल पॉलिटिक्स पर, या आपको रशिया की स्टैंडिंग, उसके अलावा जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ चाइना, उसका लैंड एंड सी के अंदर क्या सिचुएशन है, यूएस इन सब के अंदर कहाँ रोल प्ले करता है, हाउ ज्योग्राफी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल 2023 के अंदर तो 3 क्वेश्चन रशिया यूक्रेन वाले इशू से रिलेटेड आए हुए थे, और उसके कॉजेज अगर देखें तो उसके अंदर मैंने प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी से रेफरेंस कोट किया था कि जो टिम मार्शल है वो प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी बुक के अंदर एक बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट में। अच्छा, सो उसके अंदर से मैंने रेफरेंस ये कोट किया था कि जो आपका टिम मार्शल लिखते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो सुपर पावर नहीं बन सकता अगर उसको वॉर बॉर्डर्स ना लगते हो, ठीक है। और रशिया जो है वाई इट कीप्स ऑन अटैकिंग और इट हैज स्टार्टेड अटैकिंग यूक्रेन, या क्यों क्रीमिया पर कब्जा कर लिया 2014 में, उसका मेजर रीजन ये है कि रशिया को मैक्सिमम साइड से जो है आपका आपका जो सी, आपका जो ओशन लगता है वो फ्रोजन है, तो उसके 6 मंथ्स और 8 मंथ्स ऑफ द ईयर जो है वो पोर्ट्स फ्रोजन रहते हैं, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक सुपर पावर बन ही नहीं सकता, या वो सुपर पावर नहीं बन सकता, बिकॉज ट्रेड ही है जो कि आपकी एबिलिटी टू बिकम अ सुपर पावर डिटरमिन करती है। तो दिस इज द रेफरेंस दैट आई यूज देयर। और सेम क्वेश्चन यूरोपियन हिस्ट्री में भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें मैंने इसी बुक से रेफरेंस कोट किया। उसके अलावा आपका जो है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में जो जो क्वेश्चन आए थे उसमें मैंने रेफरेंस इसी बुक से कोट किए थे, ठीक है। अच्छा, सो उसके बाद है ट्रैक टू पाकिस्तान। ये बुक मैंने पूरी पढ़ी है, इससे मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, एंड आई यूज्ड टू लव दिस बुक क्योंकि इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं देखनी पड़ती, इसमें बहुत अच्छी उसमें कोटेशंस दी हुई है, ठीक है। और मेरा इशू ये था कि आई हैड टू राइट डाउन एवरीथिंग इन माय ओन हैंड राइटिंग, वरना मुझे याद नहीं होता था। लेकिन जिसको बुक से अच्छा याद हो जाता है वो बस इसी के ऊपर मार्किंग कर ले, तो खोल के कहीं से और देखने की भी जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू ऑन दिस, ये एक चीज आई से वेरी प्राउडली कि ये बुक बहुत अच्छी है। प्री पार्टीशन के लिए जो है वो सिर्फ यही बुक आपने करनी है, ठीक है। फिर आपकी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आपका पोस्ट पार्टीशन वाला पोर्शन है, क्या आइडियोलॉजिकल क्या फैक्टर्स थे, ठीक है, कैसे टू नेशन थ्योरी ने इम्पैक्ट किया, आगे क्या प्रोसेस चला, ठीक है, तो वो आपका इस बुक से कवर हो जाता है। सो इट हेल्प्स यू अलॉट टू, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स का मैंने आपके 4 पोर्शन बताए, 2 पोर्शन ये हैं जो इन 2 बुक से कवर हो जाएंगे, एक पोर्शन आपका गवर्निंग द अनगवर्नेबल या मलिहा लोधी साहिबा की जो बुक है उससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको रेफरेंसेस यहाँ बताने के बजाय पहले ही बता दिए कि कैसे इन बुक से मैंने रेफरेंसेस किस किस पेपर में कोट किए, एंड आई डू नॉट नीड टू लाई अबाउट दिस। ये वो एग्जांपल्स हैं जो मुझे अभी भी याद है, और उनके साथ आगे छोटे छोटे मैप्स भी बनाए थे मैंने, ठीक है। अब मैं आपको इवेल्युएशन दिखा दूं कि हम लोग इवेल्युएशन कैसे करते हैं एट आईसिफ। अब आप देखो कि एक एक लाइन के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर जो जो ठीक है उस पर टिक लगा हुआ है। इवन के आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि आउटलाइन के बाद अगर पंक्चुएशन नहीं प्रॉपर डाली हुई तो वो तक मार्क की हुई है, एक एक वर्ड पे कमेंट किया हुआ है, ठीक है। सो दैट इज द काइंड ऑफ एवेल्युएशन आपको चाहिए। हालांकि जब आपके प्रॉपर पेपर्स उधर चेक होते हैं वहां तो वो एक नजर देखते हैं, उसको पता चल जाता है, ठीक है, कि बच्चे का क्वालिटी कंटेंट है या नहीं। लेकिन यहाँ हम एक एक वर्ड पर फोकस करते हैं ताकि कोई गलती ऐसी ना हो कि जो आप वहां जाके रिपीट करें और दैट कॉस्ट यू एंड योर अटेम्प्ट या योर ईयर, ठीक है। और इवैल्यूएशन होनी भी इतनी डेप्थ चाहिए रादर देन कि एक टिक लगाओ या क्वेश्चन मार्क लगाओ, दैट इज नॉट इनफ। ऑलराइट,
सो दीज evaluations आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इट इज बेटर टू स्वेट इन पीस देन टू ब्लीड इन वॉर, कि जो प्रिपरेशन करनी है, जो गलतियां निकालनी है, वो आप पहले यही निकलवा लें रादर देन कि आपके पेपर में जाकर निकले। ठीक है, तो मॉक्स आर इम्पोर्टेंट इन दैट रिगार्ड। सो अब फाइनल ओवरऑल ये कि 1 ईयर में आप 3 मंथ फाउंडेशन फेज पर काम करोगे। ठीक है, और फाउंडेशन फेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट। फिर है आपके 8 मंथ्स के ऑप्शनल एंड कंपल्सरी फेज। 7th मंथ में सिलेबस कवर होगा, 1 मंथ में उसकी जो मेजर टॉपिक्स है रिवाइज करवाए जाएंगे दोबारा, और फिर उसके बाद रिगरस मॉक्स होंगे जब तक आपका फाइनल पेपर नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद आपका रिटर्न इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आई सब जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प और सपोर्ट करता है, कि आपने जब आना है इंटरव्यू देने हैं, वो आपके लिए पैनल अरेंज करेंगे एंड दिल हेल्प यू आउट अ लॉट। ठीक है, सो वी आर डन विद आवर लेक्चर हेयर। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज आस्क। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं।